Assalamu alaikum class 5th. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your English books, page number 6. We have done question number 1, 2, 3 and 4 and now we have to start from our question number 5th. So our 5th question is, why does Geralt forget about the scorpion after he has put them in the matchbox? कह रहे हैं गेराल्ड बिच्छू क्यों भूल जाता है जबकि उसने उनको माचिस की डब्बी में भी डाल दिया था। माचिस की डब्बी में डालने के बाद गेराल्ड उन बिच्छुओं के बारे में क्यों भूल जाता है। क्यों भूल गया था गेराल्ड, आप लोग बताएं। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, क्या हुआ था। गेराल्ड लेकर आया था बिच्छुओं को, उसने माचिस की डब्बे में डाल के भी रखा, लेकिन उसके बाद फिर गेराल्ड उनको भूल क्यों गया। तो आंसर लिखिए बेटा। क्वेश्चंस मैंने फुल नोट नहीं किए, आपने बुक से देखकर तमाम क्वेश्चंस पूरे अपनी नोटबुक्स पे नोट करने हैं। मैंने क्वेश्चंस को हाफ नोट किया है, जैसे कि वाई डज गेराल्ड और उसके आगे मैंने डॉट लगा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आपने पूरा क्वेश्चन लिखना है। मैंने वहाँ से लेकर मैच बॉक्स तक लिख दिया, मैंने फुल क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने जस्ट आंसर्स लिखे हैं और मैंने हाफ क्वेश्चंस लिखे हैं। आपने बुक से देखकर क्वेश्चंस कंप्लीट लिखने हैं अपनी नोटबुक्स के ऊपर। आपने क्वेश्चंस इस तरह से नहीं लिखने बिल्कुल भी। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि कॉपीज चेक करते हुए आपकी ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। जी, हम आंसर देखते हैं अपना। Geralt forgets about the scorpions because he gets busy with feeding his dog's lunch. गेराल्ड अपने बिच्छुओं के बारे में इसलिए भूल जाता है क्योंकि वो बिजी हो जाता है अपने कुत्ते को खाना खिलाने में और ख़ुद भी खाना खाने में। यही बात थी ना, इसीलिए गेराल्ड भूल गया था, वरना तो गेराल्ड बहुत एक्साइटेड था उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What happens to Geralt's mother during the chaos at the end of the lunch? उस सारी अफरा तफरी के दौरान गेराल्ड की मदर यानी कि गेराल्ड की अम्मी को क्या हुआ था। जब सारी अफरा तफरी मच गई थी लंच के आखिर में, तो गेराल्ड की अम्मी को क्या हुआ था। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब मार्गो ने पानी का ग्लास फेंकने की कोशिश की थी जो स्कॉर्पियन के ऊपर, तो वो एक्सीडेंटली उसकी मदर के फेस पे जाके गिर गया था और उसकी मदर इतनी फ्राइटन हो गई थी कि उनसे कुछ बोला ही नहीं गया था। तो हम इसी को आंसर में लिखेंगे। Geralt's mother is soaked by water after Margot tries to throw at the scorpions. गेराल्ड की अम्मी पानी से भीग गई थी जब मार्गो ने वो पानी स्कॉर्पियंस पे फेंकने की कोशिश की एंड मिसेस और फेंकने की कोशिश की और वो उसका निशाना मिस हो गया। Geralt's mother is so shocked that she is left gasping and unable to speak. गेराल्ड की अम्मी इतनी शॉक्ड हो गई, इतनी हैरान परेशान हो गई थी कि वो बिल्कुल ही उनका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया और उनसे कुछ बोला ही नहीं गया, वो बोलने के काबिल ही नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Why does Geralt stay away from the family in the afternoon? जब सारा कुछ हो गया तो गेराल्ड अपनी फैमिली से थोड़ी देर के लिए दूर क्यों चला गया, वो बाहर क्यों निकल गया। क्यों निकल गया था गेराल्ड इसलिए बाहर निकल गया था ताकि उसकी फैमिली को थोड़ा सा टाइम मिल जाए उसके बगैर, क्योंकि फैमिली पूरी को पता था ना कि गेराल्ड की गलती है, गेराल्ड की वजह से जो है इतना सारा मैस क्रिएट हुआ है। तो पूरी फैमिली से को टाइम देने के लिए, उनका थोड़ा नॉर्मल होने के लिए गेराल्ड रॉजर के साथ बाहर निकल गया था। तो हम आंसर क्या लिखेंगे। गेराल्ड नोज दैट हिज फैमिली ब्लेम्स हिम फॉर द इंसिडेंट। गेराल्ड को पता है कि उसकी फैमिली उसको इल्ज़ाम दे रही है इस पूरे वाक़ये के लिए एंड वॉन्ट्स टू कीप आउट ऑफ द वे। तो इसलिए गेराल्ड चाहता है कि वो उनसे थोड़ी देर के लिए दूर रहे, उनसे थोड़ी देर के लिए अपना राब्ता काट दे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर द रेपरकूशंस ऑफ द इंसिडेंट। इस पूरे वाक़ये के नताइज क्या निकले। तो क्या नताइज निकले थे जी। द रेपरकूशंस ऑफ द इंसिडेंट आर दैट लैरी डेवलप्स अ फोबिया ऑफ मैच बॉक्सेस। इस पूरे वाक़ये का क्या नतीजा निकला था कि लैरी को माचिस की डब्बियों से ही खौफ आना शुरू हो गया था, उसको अब माचिस की डब्बी देख के ही डर लगता था। एंड हिज मदर डिसाइड्स टू स्टॉप गेराल्ड फ्रॉम एक्सप्लोरिंग एनिमल वर्ल्ड। और गेराल्ड की अम्मी ने डिसाइड किया कि अब वो गेराल्ड को एनिमल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने से रोकेंगी बाय गेटिंग हिम अ ट्यूटर, और उसको किसी ट्यूटर के हवाले करेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू यू थिंक दैट दिस चैप्टर इज कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वॉल। आपके ख्याल में इस चैप्टर को वर्ल्ड इन अ वॉल क्यों कहा जाता है। वर्ल्ड इन अ वॉल का क्या मीनिंग था। दीवार के अंदर मौजूद एक दुनिया, यानी एक दीवार के अंदर मौजूद दुनिया। आपके ख्याल में इस चैप्टर का नाम इन्होंने ये क्यों रखा, हम देख लेते हैं। द चैप्टर इज कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वॉल बिकॉज गेराल्ड डिस्क्राइब्स अ होल वर्ल्ड ऑफ एनिमल लाइफ हु लिव्स इन इट।
इस चैप्टर का नाम वर्ल्ड इन अ वॉल इसलिए रखा गया क्योंकि गेराल्ड ने इसके अंदर जानवरों की एक पूरी दुनिया बताई है, एक पूरी दुनिया का जिक्र किया है, एक पूरी एनिमल लाइफ है जो इस दीवार के अंदर रह रही है। तो गेराल्ड ने जब उनका जिक्र किया तो इसलिए इस चैप्टर का नाम वर्ल्ड इन अ वॉल रखा गया, यानी कि दीवार के अंदर मौजूद एक दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क विद अदर्स टू फिल इन द वेन डायग्राम बिलो विद द नेम्स ऑफ क्रिएचर्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। बेटा अब आपने क्या करना है, असल में तो आपको कहा गया कि आप अपनी क्लास की बाकी लोगों के साथ मिलकर इस डायग्राम को कंप्लीट करें, लेकिन बाकी लोग तो हैं नहीं, सिर्फ मैं और आप ही हैं, तो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा आपके पास 2 सर्कल्स हैं, 2 ओवल्स हैं, और दोनों सर्कल्स यानी दोनों ओवल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। एक है प्रे का और दूसरा है प्रीडेटर का। प्रे किसको कहते हैं, शिकार हो जाने वालों को, और प्रीडेटर कहते हैं जो शिकार करते हैं उनको। और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, यानी ये वाली जगह जो इन दोनों के ओवल की जो कोने हैं वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये वो जगह है उन लोगों के लिए, उन एनिमल्स के लिए जो कि शिकार भी हो जाते हैं और शिकार भी करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़े कि कौन कौन से शिकार हो जाते थे, कौन कौन से शिकार करने वाले थे, आपने वो लिखने हैं। प्रे में आपने लिखना है उन एनिमल्स के बारे में जो कि शिकार बन जाते थे किसी ना किसी का। ठीक है, तो वो हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे, क्रेन फ्लाइज, मॉथ्स, रोटन बीटल्स, कैटरपिलर्स एंड फ्लाइज, ये वो थे जो शिकार बन जाते थे। और प्रीडेटर में हमारे पास वो थे जो शिकार करते थे। कौन कौन से एनिमल्स थे जो शिकार करते थे, टोड्स, जिकोज, वास्प्स, ड्रैगन फ्लाइज, वॉल लिजर्ड्स एंड स्कॉर्पियंस, ये वो थे जो शिकार करते थे लेकिन शिकार बनते नहीं थे, ये थे जो शिकार करने वालों में से थे, शिकारी थे। और प्रे कौन से थे, जो शिकार बन जाते थे, हमेशा इनका शिकार बन जाते थे। और ये जो बीच में एक साइड है जहाँ जो इन दोनों के हिस्से में आ रही है, जो प्रे भी थे और प्रीडेटर भी थे, वो थे हमारे पास स्पाइडर इनका प्रेस का, यानी कि क्रेन फ्लाइज, मॉथ्स, रॉटन बीटल्स, कैटरपिलर्स, फ्लाइज इनका शिकार भी करते थे, और वो वॉल लिजर्ड और स्कॉर्पियन इनका शिकार बन भी जाते थे। तो इसलिए हमने सेंटर में लिख दिया यहाँ पे स्पाइडर्स। ये थी आपकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आप एक तरफ आपने लिखा उन एनिमल्स का जो कि शिकार बन जाते थे, एक तरफ लिखा प्रीडेटर्स में उनका जो शिकार करते थे, और सेंटर में जो एक जगह है जो इन दोनों को ओवरलैप कर रही है, जो दोनों के हिस्से में आ रही है, वहाँ पे आपने वो लिखने हैं जो दोनों में आते हैं थे। तो हमारे पास सिर्फ स्पाइडर थे जो दोनों में आते थे, जो प्रे भी थे और प्रीडेटर भी थे, तो हमने उनका भी लिख दिया। बेटा उसके नीचे देख लीजिए, आपको एक चैलेंज दिया गया है, पिक आउट 3 of Gerald's descriptive phrases about scorpions। आपने गेराल्ड के जो 3 डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस थे स्कॉर्पियन के बारे में। डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस क्या होता है, जो किसी की डिस्क्रिप्शन बताते हैं। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो किसी चीज़ की साख्त बताते हैं, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो गेराल्ड ने स्कॉर्पियंस को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना। अगर आपको याद हो, आप अपनी बुक का चैप्टर नंबर 3 खोल लीजिए, बुक का पेज नंबर 3 खोल लीजिए। पेज नंबर 3 पर वो वाला पैराग्राफ जहाँ पर स्टार्ट हुआ है कि दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडीज, देयर नीच क्रूकेड लेग्स, ये वो पूरा पैराग्राफ है जहाँ पे गेराल्ड ने स्कॉर्पियंस के बारे में बताया है कि वो स्कॉर्पियंस दिखते कैसे थे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये जो पूरा पैराग्राफ है ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेज जिससे भरा हुआ है, यानी कि ये स्कॉर्पियंस के बारे में भरा हुआ है कि स्कॉर्पियन कैसे दिखते थे, वो कैसे चलते थे, उनकी बॉडी पे क्या क्या लगा हुआ था। ये तमाम फ्रेजेस डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस हैं, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि ये आपको बता रहे हैं कि ये स्कॉर्पियंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो किस तरह के थे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इनमें से कोई से 3 डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस उठाने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है, हाउ डज ही फील अबाउट स्कॉर्पियंस। गेराल्ड स्कॉर्पियंस के बारे में कैसा महसूस करता था। तो ये भी आपको पता है कि गेराल्ड कैसा महसूस करता था स्कॉर्पियंस के बारे में। गेराल्ड को स्कॉर्पियंस बहुत पसंद थे, वो उनके बारे में बहुत टची था, उसको पता था कि ये ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी वो बार बार उनके पास जाता था। क्यों जाता था, इंसान किसी चीज़ के पास बार बार इसीलिए जाता है क्योंकि वो उसको बहुत पसंद होती है, वो उससे बहुत इम्प्रेस होता है। तो देख लीजिए
चैलेंज क्वेश्चन में आपने लिखना है पिक आउट 3 ऑफ गेराल्ड्स डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस अबाउट स्कॉर्पियंस, हाउ डज ही फील अबाउट स्कॉर्पियंस। तो हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि गेराल्ड कैसा फील करता है स्कॉर्पियंस के बारे में। गेराल्ड लाइक्स स्कॉर्पियंस, ही नोज दे कैन बी डेंजरस बट ही इज फैसिनेटेड बाय देम। गेराल्ड स्कॉर्पियंस को पसंद करता है, उसको पता है कि वो डेंजरस हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, उनके बहुत ज़्यादा सहर में है। सम ऑफ द डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस गेराल्ड यूज्ड फॉर देम आर, और अब मैंने कुछ लिखे डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस जो कि गेराल्ड ने उनके बारे में इस्तेमाल किए थे। सबसे पहला मैंने क्या लिखा, दे वर वियर्ड लुकिंग, जो कि फिर गेराल्ड ने अपने सबसे पहली लाइन में ये बताया है। दे हैड ओवल बॉडीज, उसी पहली लाइन के अंदर अगला सेंटेंस हमारा यही बनता है कि दे हैड ओवल बॉडीज। दे हैड नीट क्रोकेड लेग्स। मैंने ये तीनों चीज़ें लिखी क्योंकि गेराल्ड ने जो डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। गेराल्ड ने बताया है कि स्कॉर्पियंस कैसे दिखते थे, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि वो अजीब दिखते थे, उनकी ओवल बॉडीज़ थी और उनकी साफ सुथरी टेढ़ी टांगें थी। ये 3 चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे लिख दी, तो ये आपने भी नोट करनी है। बेटा क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, स्पेशली फॉर मोहम्मद कि आपने 4th क्लास जंप की है और अब आप 5th क्लास में आए हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी टफ होंगी बेटा। तो आपने क्या करना है, सब नहीं, औसाफ ने, अब्दुल्ला ने, मोहम्मद आपने, सब बच्चों ने तमाम क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक पर नोट करना है और इनको याद भी करना है। याद नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, पेपर होने हैं। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि स्कूल खुलने के बाद दोबारा से पढ़ाई होगी, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जानते हैं मुझे कि मैं किस तरह काम करती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि जो चीज़ें आप इस वक्त पढ़ रहे हैं ये स्कूल खुलने के बाद आप दोबारा पढ़ेंगे, नेवर। तो इसलिए जो पढ़ रहे हैं इसको दिल लगा कर पढ़ें, अपना काम नहायत साफ़ सुथरा करें और बराए मेहरबानी अपना काम चेक करने के लिए भेजें। आप लोगों को पता नहीं क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही कि अपना काम चेक करवाना है जिस तरह क्लास में काम चेक होता था। 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन मुझे आपकी क्लास के बच्चों का काम नहीं मिल रहा, एंड दिस इज़ वेरी शेमफुल कि छोटे छोटे बच्चों का काम आ रहा है मेरे पास और आप लोगों का नहीं आ रहा। सो आपने ये काम करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स आर फॉर योर होमवर्क, और इस काम को अपनी कॉपी पे नोट करना है नीट एंड क्लीन, और फिर उसके बाद आपने इसको याद भी करना है। हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।